आप सबको हमारी तरफ से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। सभी नाजरीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, वहीं पर मुल्क की सियासत पर भी हमारी नज़र रहेगी। 9:40 पर आएंगे तो आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के लिए एक सुनहरी मौका होगा कि घर बैठे आप किस तरीके से अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाए। तो 10 बजे तक ये नशरियात आपके सामने रहेंगी, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फटाफट से, चूँकि आज 20 जनवरी है। तो 20 जनवरी माजी के अंदर क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात हुए हैं, बताएंगे आपको फटाफट से आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए। सुबह खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है ज़रा वो आपको बताते हैं। कुछ अहम वाक़यात हैं 20 तारीख को आज जो माजी में हुए हैं उन पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। 20 जनवरी को आज ही के दिन 1981 में ईरान की तरफ से आज के दिन 52 अमरीकी कैदियों को 444 दिन के बाद रिहा किया गया, जब दोनों के दरमियान अमन मुआहिदे की तरफ एक कदम दोनों मालिक की तरफ से बढ़ाया गया था। 1944 में रॉयल एयरफोर्स ने बर्लिन में 23 सूटन वजनी बम आज के दिन गिराए और पार्लियामेंट का पहला इजलास 1265 में इंग्लैंड में आज के दिन मुनक्किद हुआ था। 1817 में आज ही के दिन कोलकाता में हिंदू कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। आज से ठीक तकरीबन 101 साल कबल आज ही के दिन 1942 में जापान ने बर्मा पर हमला किया और 20 जनवरी की ही तारीख थी जब इराक के सदर आरिफ को 1968 में माजूल कर दिया गया, मुल्क से उन्हें निकाल दिया गया। 1892 में आज ही का दिन था 20 तारीख का, जब दुनिया का पहला बास्केटबॉल मैच खेला गया और बाद में इसे 2 हिस्सों में रग्बी के साथ जोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। आज के दिन ही 1972 में रियासत मेघालय का क़याम अमल में लाया गया और आज मेघालय के अंदर भी तकरीबात इस सिलसिले में हो रही हैं। 20 तारीख को साल 1972 में आज के दिन अहम इस रियासत के हवाले से भी। चलिए जी, अब आते हैं जी खबरों की और सबसे पहले आपको जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट करते हैं, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह सुबह लोग इस शाहरा पर सफ़र करने निकलते हैं, तो उनके लिए अपडेट हर पल हम लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो देते ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त की ताज़ा खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एकतरफा गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है और ट्रांसपोर्ट महकमा की तरफ से जो जारी बयान किया गया और ट्रैफिक अमले की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि आज मौसम की हालात अगर पूरे दिन बेहतर रही तो लाइट मोटर व्हीकल्स, प्राइवेट गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने की इजाज़त होगी और किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत से आने की इजाज़त नहीं होगी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की हम आपको अपडेट कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट चाहे श्रीनगर के अंदर है, रामबन के अंदर है, उधमपुर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, सफ़र शुरू करने से पहले इन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ रब्ता किया जाए ताकि आपका सफ़र जो है वो आसानी के साथ हो सके। और साथ साथ ये भी आज जो डेडलाइन और टाइमलाइंस दी जाती है कि प्राइवेट व्हीकल को कितने बजे से कितने बजे तक किस एरिया से क्रॉस करना होगा, उस हवाले से भी डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो दे दी गई है। और ये अपडेट उस वक्त हम आपको दे रहे हैं जब महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी अपनी जगह पर आई है। थोड़ी देर में वो हमको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जब हम आपको बताते हैं तो एकतरफा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए इस वक्त गाड़ियों रफ्तार बढ़ रही है और श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियां लगातार जारी हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज भी धार रोड से 10 टायर से ज़्यादा वाली जो गाड़ी यानी बड़ी गाड़ियां हैं जिनको एक एक करके उस एरिया से छोड़ा जा रहा था और मौसम साफ रहने की सूरत में ही बाद दोपहर इन सभी गाड़ियों को वादी की तरफ छोड़ा जा सकता है। जो सप्लाई वाली गाड़ी है इब्तदाई मराहिल में यहाँ तरजीह बुनियादों पर इंतजामिया उन गाड़ियों को छोड़ेगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से तय प्लान के मुताबिक छोटी गाड़ियाँ ही चल रही है और अगर मौसम साफ रहता है तब जाकर बड़ी गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त मिलेगी। हाईवे अपडेट के बाद चलते हैं आगे बात जरा। चलिए आरिफ वहीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए। आरिफ, और कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास है कौमी शाहरा के हवाले से? जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे अगर बात करें, आज सुबह सुबह जो है श्रीनगर से जम्मू की ओर लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ में नवयुगा जो टनल्स है बनियाल काजीगुंड 4 लाइन, वहां पे स्ट्रिक्टली जो है ये टाइम गैप मुकर्रर किया गया है कि छोटी गाड़ियों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे छोड़ी जाएंगी, उसके बाद जो है हेवी मोटर व्हीकल को जो है जम्मू की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे में अगर मौसम की बात करें तो बतदरीज जो है
पिछले दिनों के मुकाबले में आज मौसम में कहीं न कहीं जरूर बेहतरी है और यहाँ पे लोगों से कहा गया है कि सफर शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक यूनिट्स के साथ भी राबता। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात ट्रैफिक की हो रही थी, बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या अर्थवेल स्टेट जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख था, ये सिस्मिक जोनों के अंदर है, यानी ये उन हसास इलाकों के अंदर रखा गया है जहां पर भूचाल के सबसे भयानक झटके भी आ सकते हैं, सैलाब का भी खतरा लगा रहता है और दीगर कुदरती आफात से भी ये इलाके जो है वो दो चार हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है और रियासत और मरकजी इंतजामिया की मावनत से फिर सैलाब ज़दगान या जो लोग परेशान होते हैं इन आफतों से, उनसे निजात भी दी जाती है। और अब जो खबर आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने जो तफसीलात सामने रखी हैं उसके मुताबिक जो जिला लेवल पर जो डिजास्टर अकाउंट फंड्स हैं और जो स्टेट लेवल पर अर्थवेल स्टेट और मौजूदा यूनियन टेरिटरी का जो अकाउंट है उसका 2016 से अब तक ऑडिट ही नहीं हुआ है। और सीएजी ने जो रिकमेंडेशंस साल 2016 में उस वक्त ही रियासती इंतजामिया के सामने रखी थी, उन रिकमेंडेशनों पर भी आज तक नजरसानी नहीं की गई है। और जब आप इस पूरी खबर को खंगालेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो मुख्तलिफ जोनों के अंदर तकसीम की गई है, फ्लड प्रोन एरियाज़ के अंदर तकसीम की गई है, फिर जहलिम हो, इंडस हो, चिनाब हो, तवी हो, इसे फ्लड प्रोन एरिया के अंदर रखा गया है। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कायम किया गया जिसके तहत ये कहा गया, जिसका प्राइमरी काम ये था कि अगर इस तरीके की सूरत हाल उभरती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स एसओपी जो होंगे उसे फॉलो किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी करते हैं वो डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फिर हिदायतनामा देते हैं कि किस तरीके से उस फंड को यूटिलाइज करना है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है न तो करंट फाइनेंशियल ईयर की और ना ही साल 2000 से अब तक इस फंड का हिसाब किताब हुआ है और कभी इम्कान ये लगाया जा रहा है कि इसे या तो डाइवर्ट किया गया है या मिसमैनेज हुआ है। यही वजह है कि आज तक इसका हिसाब किताब नहीं हुआ। हिसाब किताब क्यों ज़रूरी है? आप जब भी घर में काम करते हैं, आप जब भी कोई एस्टैब्लिशमेंट चलाते हैं तो उसका पाई का हिसाब रखते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल एक और बात जो सीएजी की तरफ से सामने रखी गई है कि ये जो डिजास्टर अकाउंट फंड है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो, तहसील लेवल अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन लेवल पर हो, उनका सही तरीके से आज तक ऑडिट नहीं हो पाया। मजीद क्या कुछ खबर है और तफसील इस खबर की आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे साथी हिलाल हांजुरी श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ इतलात है और क्या कुछ खबर आपके पास है कि सीएजी ने क्या कुछ इसमें और कहा? और खबर यह भी है कि चीफ सेक्रेटरी के जो अहकामात हैं उसे भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है कई लेवल्स पर। बिल्कुल, ये ग्रेव वायलेशन है। चीफ सेक्रेटरी जो इससे पहले भी रिकमेंडेशंस थे या हिदायत थे इनफैक्ट की जिसको लेकर ये ऑडिट की बात की गई है, क्योंकि एसडीआरएफ जो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर है जिन्हें साल 2016 के बाद जो फंड्स हैं डायरेक्ट उन्हें तफवीज किए गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऑडिट ना होना, इससे शक व शुबहात जरूर पैदा हो जाते हैं। क्या डिजर्विंग पीपल को, डिजर्विंग लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का बेशतर हिस्सा जो है फ्लड प्रोन एरियाज में ही आता है अगर हम कश्मीर वादी की बात करेंगे। लेकिन जब हम जम्मू की बात करते हैं तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि फ्लैश फ्लड्स जो है वहां पर भी आते हैं और ऐसे मुतासरीन की भरपाई के लिए या ऐसे मुतासरीन की इमदाद के लिए ये एसडीआरएफ डिपार्टमेंट या के अकाउंट्स जो है हमेशा हम देखते हैं कि मदद करते आए हैं। लेकिन जब से साल 2016 के बाद, क्योंकि साल 2016 से पहले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल कमिश्नर की जानब से ये मुराद दी जाती थी, ये इमदाद दी जाती थी डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद उस वक्त की सरकार ने मुनासिब समझा कि ये सब कुछ जो डिसबर्समेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट्स को ये इख्तियार दिए गए, लेकिन तब से लेकर साल 2016 से लेकर आज तक इसका ऑडिट न होना अब सवालात पैदा कर रहा है, क्योंकि लगभग 201.59 करोड़ या जारी साल के लिए वो वागुजार हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से। लेकिन अब लोगों की जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद इस फंड को दूसरी कामों की जानिब डाइवर्ट किया जाता है
और उन दूसरे कामों को इन रुकूमात के जरिए अंजाम दिया जाता है, जबकि ये रुकूमात उन चीजों के लिए है नहीं। हालांकि अभी तक खदशात है और कुछ एक जगहों पर इस तरह की ऑप्शनें भी शिकायतें आई हुई हैं, लेकिन अब स्टेट पे ही ये डिपेंड करता है कि वो इस सारी सूरत हाल का ऑडिट ले, और ऑडिट लेने के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी हो उसका वो फैसला करे, ताकि बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि साल 2016 से आज तक ऑडिट की तरफ से, ऑडिटर्स की तरफ से जो सवालात उठाए गए उनका जवाब नहीं दिया गया। दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट का मानना है कि जनाब चीफ सेक्रेटरी के हिदायतनामे के तहत जो काम जो है वो किया गया, लेकिन ऑडिटर्स कह रहे हैं कि उन तक कोई बात पहुंची नहीं है। तीसरी बड़ी बात इसमें वो कोविड मिटिगेशन प्रोग्राम जो लगाया गया था, कोविड से लड़ने के लिए जो इक़दाम उठाने हैं, जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया था, उसमें भी एक कसीर रकम है। उस पर भी अब काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जनाब जब तक ये पूरा ऑडिट नहीं होगा तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि क्या कुछ हुआ होगा इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हर मुमकिन एक कोशिश की जा रही है कि डिले किया जाए इस ऑडिट को। देखिए, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अभी शिकायत नहीं है, लेकिन अब शिकायतें यूटी लेवल के जितने भी अफसरान हैं उन पर भी जो है उंगलियां उठाई जा रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन फंड्स की वागुजारी को लेकर कोई लैतोलैल हुआ है, या इसके डाइवर्जन को लेकर कोई लैतोलैल हुआ है, या इसे डाइवर्ट किया गया है, तो उस पर जहां लोगों के तहफुजात अपनी जगह पर है, और उसके साथ साथ जो रिकमेंडेशंस कैग के हैं उन पर भी जहां तहफुजात लोगों को है, वहीं पर लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाद में साल 2016 से लेकर आज तक डिलिबरेटली इस चीज को क्यों इग्नोर किया जाता है, क्यों इसे ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, क्यों ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेड्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, ताकि उनसे कहा जाता कि आपको जो ये रुकूमात मिल रहे हैं ये आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, क्या ये मुस्तहिक अफराद को ही मिल रहा है, क्या ये मुस्तहिक इदारों को ही मिल रहा है, या कि फिर ये डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूपी के जितने भी अफसरान हैं जो जिनके मातहत ये डिपार्टमेंट आता है, वहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देखते हैं कि किसी में भी ये कल नहीं जागी जा रही है अभी तक कि वो इस सारी सूरत हाल का जायजा लेता और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक वो इसका ऑडिट करते, और ऑडिट के बाद जो हकाइक है वो सामने आ जाते, और जो लोगों के अंदर भी शक व शुबात है उनको भी सामने लाया जाता। हो सकता है कि इस पे किसी तरह का इधर उधर पैसों को किया गया होगा, ताकि ऐसे लोगों को भी, ऐसे अफसरान को भी, अच्छा हिलाल, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जियोग्राफिकली देखेंगे या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो शायद इस महकमे को और भी मुतहरिक करती हैं या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब जम्मू कश्मीर का या लद्दाख की बात आती है। लेकिन इस वक्त 2016 से अब तक ये सारी जो कमियां रही हैं, बीच में तालमेल का फुकदान शायद रहा हो, कुछ बुनियादी वजह बताई गई है कि चीफ सेक्रेटरी के अहकामात को भी साइडलाइन कर देना, वजूहात क्या, और जो महकमे के पास फंड्स जाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कुछ अभी तक, क्या इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जब जब ये इस तरह के खतरात बढ़ते हैं, खराब मौसमी सूरत हाल हो या कहीं पर भी कोई डिजास्टर हो? देखिए आसिफ, पहले तो ये बात कि जितने भी इदारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक हैं, या जो वक्त वक्त पर लोगों की इमदाद करते हैं, या ऐसे लोगों की निशानदेही करते हैं, हर वक्त हमने देखा कि जो ऊंची लेवल से जितने भी डायरेक्शंस आते हैं बहुत बार उनको बाईपास किया गया है, साइडलाइन किया गया है। उसके वजूहात क्या होते हैं? अलग अलग वजूहात होते हैं, या तो उनका काम सही नहीं होता है, या तो फंड्स की वागुजारी में कोई लैतोलैल होता है, या कोई और भी चीज हो जाती है। तो इस वजह से जो ये ऑडिट है इन अकाउंट्स का, SDRF अकाउंट्स का, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी डिसबर्समेंट हो रहा है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से उन्हें बाईपास किया गया है, उन्हें साइडलाइन किया गया है। लेकिन अगर इन्हें साइडलाइन किया गया है तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर यह सवाल उठता है, नंबर एक। नंबर दो, जब भी कोई आफत आ जाती है, चाहे वो मौसम की सूरत में हो, भूचाल की सूरत में हो, या किसी और सूरत में हो, तो उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें जाती हैं और वो उस नुकसान का जायजा लेती हैं, और जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट बन जाती है, और उस रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर को सौंपा जाता है। और डिप्टी कमिश्नर चूंकि SDRF को डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेड करते हैं, तो उसके बाद ही उनकी जो रुकूमात की वागुजारी है या जो भी उन्हें असिस्टेंस दी जाती है, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो जाती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि CAG की रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन रियासती इंतजामिया के पास जो बड़ा महकमा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल तब उठ रहे हैं जब कोरोना की तीसरी वेव हमारे सामने और डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और काम हाथ में लिया गया है।
कोविड से लेकर सैलाब जदगान और उससे पहले की सूरत हाल आपके सामने, जहां आपकी शिकायतें भी लगातार हैं, वहीं पर सीएजी ने भी अपनी बात सामने जरूर रखी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सरहदी दूर दराज इलाके किश्तवाड़ की भी करते हैं, पहाड़ी इलाके किश्तवाड़ की करते हैं, क्योंकि वहां से जो खबर डेवलप हो रही थी रात देर गए, उसको तस्दीक के साथ आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे साथ वहां की डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर भी ज्वाइन करेंगी, इसलिए आप इस खबर को जरा समझिएगा। पहले किश्तवाड़ के अंदर कल गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास के अंदर सभी अवामी नुमाइंदों ने बाइकआउट किया है। जिला किश्तवाड़ में अवामी नुमाइंदों ने कल उस वक्त बाइकआउट किया जब डीडीसी जब वहां जिला इंतजामिया की एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के दौरान कई अहम सवालात उठाए गए और उन सवालों के बीच डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो और उनके साथ जितने भी मेंबरान थे उन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने की दो वजूहात अभी तक सामने आई है। एक ये कि मज़कूरा अफसर जो प्रिजाइड ओवर कर रहे थे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर वहां पहले आए, वो ब्रीफ पीरियड के लिए रहे और निकल गए वहां से क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब वहां पर उसको प्रिजाइड कर रहे थे। तालमेल नहीं बैठा है, एक तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मलाल है कि जनाब इस पूरी मीटिंग को हाईजैक करके 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया गया, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5 से 6 घंटे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देकर तमाम मामला आप सुन सकते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। हम तो डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारी बात को क्यों नहीं सुना गया। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों का मानना है कि जनाब सेट प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग बुलाई गई और जब प्रोटोकॉल से बाहर बातें होती हैं तो फिर हालात इसी तरीके के हमेशा देखने को मिलेंगे। इल्जामात लगे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन इल्जामात के पीछे जो दलील होनी चाहिए थी वो दलील नहीं दी गई। यानी दोनों खबरें हमने आपके सामने रख दी, सरकार मिशनरी क्या कुछ कह रही है, अफसर क्या कुछ कह रहे हैं, और जिन लोगों ने कल रात देर गए वॉकआउट किया उन्होंने क्यों वॉकआउट किया। लेकिन इस खबर को और जरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पूजा ठाकुर डीडीसी चेयरपर्सन है, किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर तो हमने ऑलमोस्ट बता दी कि जनाब वॉकआउट हुआ है। क्या यह वॉकआउट सिर्फ प्रोटोकॉल को लेकर हुआ या जो इल्जामात आप लगा रहे हैं आप आज भी उस पर स्टैंड है कि जनाब करप्शन एट पीक है, हमारी बुनियादी सहूलियतें कहीं नहीं है और अफसरशाही इतनी मस्त है कि वो कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगी कि कम से कम वो हम तक पहुंचे। मैं डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ से पूजा ठाकुर हूँ। सर, जो वॉकआउट हमने किया है वो ना तो प्रोटोकॉल को लेके है और ना ही हमारी पावर्स को लेके है। मीटिंग जो काउंसिल की होती है, जो कि हमें बताया गया है कि एक साल में 4 मीटिंग्स होंगी काउंसिल की, ये हमारी 3rd मीटिंग थी। इससे पहले भी जो हमारी मीटिंग्स हुई है सर, उसमें हमारे डेवलपमेंट इश्यूज जो हम हमेशा रेज करते हैं कि जमीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए सर, मैं अपने किश्तवाड़ की बात कर रही हूँ, वो नहीं हो रहे हैं सर। इस टाइम पे भी जो ये 3rd मीटिंग थी, हमें पहले बताया गया था, मुझे कॉल करके बोला गया कि हम इस मीटिंग को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि कोविड चल रहा है। बट मेरा कहना था कि सर हम सोशल डिस्टेंस में टेस्ट करके बैठेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि काफी गैप हो गया 2nd और 3rd मीटिंग के बीच में। तो हमें भी बहुत सारी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हल करनी है, तो हम लोग बैठ कर मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट हो गई, हम लोगों ने इश्यूज अपने रेज करने, बट सर जो हमारे पुराने इश्यूज है वो ही ग्राउंड पे अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है। मतलब एक्शन टेकर रिपोर्ट जो ली जाती हैं ऑफिसर्स से, मतलब कहीं पे 10 पोल्स की जरूरत है, 1 पोल देके वो एक्शन टेकन हो गया। जो मेन मुद्दे हमारे इस टाइम पे, आपको पता है हमारा किश्तवाड़ एक स्नो बॉन्ड एरिया, यहाँ पे बिजली नहीं है सर, काफी एरियाज में पानी नहीं है। हम लोगों को सर एयर जो सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, इस बारी हमें वो भी नहीं प्रोवाइड की गई। मेरे दक्षिण में सर
अभी पिछले दिनों 2 पेशेंट हम लोगों ने स्ट्रेचर पे शिफ्ट किए, जिसमें से एक पेशेंट की जान चली गई सर, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। मचेल बॉर्डर में सर एक लेडी अपने बच्चे को पैदा करते हुए मर गई सर, क्योंकि एयर सर्विस नहीं थी। इन चीजों पे हमें बात करनी थी कि ये हम मसले कैसे सुलझा सकते हैं। बट सर वहाँ हमें मीटिंग मेरी है सर, मैं चेयर करी और एडीडीसी साहब कह रहे कि नहीं बस 2-2 मिनट मिलेंगे। सर ये जब एलजी के सर के साथ बैठ के हम 4-5 घंटे बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं, तो क्या इनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो हमें टाइम दे कि हम अपनी बात रख सकें सर। और इस पे भी एक बीडीसी हमारे किश्तवाड़ के हैं और पिलमाड़ के, उन्होंने जब अपने इश्यूज पे बात करनी चाहिए तो उन्हें कहा गया आपका प्रोटोकॉल नहीं है। सर वहाँ पे तो प्रोटोकॉल की कोई डिस्कशन ही नहीं थी, वहाँ पे डेवलपमेंट इश्यूज की बात हो रही थी। प्रोटोकॉल कहाँ से आ गया? ये भी लगातार कहा गया कि जो इल्जामात लगाए गए आपकी तरफ से वो सिर्फ इल्जामात, यानी आपकी तरफ से मतलब जो आपकी टीम है, पूरी डीडीसी की टीम है, उनकी तरफ से जो इल्जामात लगाए गए करप्शन के और दीगर, वो जनाब साबित ही नहीं हो पाए और सिर्फ माहौल को गर्म करने के लिए इस तरीके का सर करप्शन के साबित कैसे? उन लोगों ने पहले वेरिफिकेशन की है कि ऐसा हुआ है कि नहीं। सर मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से डीडीसी मेंबर जीत के आई हूँ सर, वहाँ पे पकड़डुल हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। वहाँ के लोगों ने अपनी जमीन दे दी, अपने घर दे दिए सर, सब कुछ। सड़कों पे वो लोग हैं, इतनी ठंड में वो लोग, और अभी तक ये लोग पेमेंट्स नहीं उनकी कर रहे सर। सर कौन सी कितनी वेरिफिकेशन ये लोग करें? कभी एक आता है वो वेरिफिकेशन करके चला जाता है, कभी दूसरा ऑफिसर आता है वो वेरिफिकेशन, और सर मतलब कितनी वेरिफिकेशन है? क्या इन लोगों को अपनी ही रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है सर, अपने ऑफिसर्स की, कि वो रिपोर्ट ठीक है? सर सिर्फ वेरिफिकेशनों पे वेरिफिकेशनें हो रही है और लोग बेचारे तरस रहे हैं अपने ही पैसे के लिए सर। उसके लिए भी उन लोगों को अपने जूते काटने पड़ रहे हैं सर, बार बार डीसी ऑफिस जाके। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है सर उस एरिया के, हमारा हक नहीं बनता है कि हम लोग क्वेश्चन करें सर? फिर कौन आएगा इन लोगों से पूछे जब हम लोग सुनवाई नहीं है सर? ये पूरा मामला डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में बाद में लाया कि देखिए मीटिंग होनी थी, आज 3 दिन हो गए, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से मीटिंग हुई है वहां पर? सर 3 दिन हो गए हैं, मतलब डीसी सर ने इतनी जहमत नहीं की कि वो मेरे को कॉल करके ये पूछ सकें कि मैम माजरा है क्या, आप लोग क्यों उठ गए, क्या प्रॉब्लम हुई। एडीडीसी सर हमेशा प्रोटोकॉल को लेके जो है उनको मुझे समझ नहीं आती है हमारे प्रोटोकॉल से प्रॉब्लम क्या है। पिछले दिनों भी जो मैं सड़क पे आई, यही मसला था, मेरे को कहने लगे कि मैम आपका प्रोटोकॉल ही नहीं बनता, आपका प्रोटोकॉल सेरेमोनियल है। वो यहाँ पे प्रोटोकॉल की डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं या डेवलपमेंट इश्यूज पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं? जब आप पिछले दिनों एलजी साहब के साथ बैठे थे, तकरीबन 5-8 घंटे वो मीटिंग चली थी, तो क्या ये चीजें वहाँ डिस्कस नहीं हुई कि जनाब एडमिनिस्ट्रेशन पर रिप्रेजेंटेटिव्स की बात को सुना जाए? सर वो लोग सुनते हैं सर, मैं कैसे डिनाई करती हूँ? जब हमें वो इज्जत मिल रही है सर, उनकी तरफ से मिल रही है, हम नहीं डिनाई करते थे। बट सर ये जो यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बिठा के रखी है ना सर, इनको सर हम हजम नहीं हो रहे। ये नहीं चाहते हम लोग काम करें, ये लोग चाहते हैं हमसे ऊपर कोई हो ही ना। इन लोगों को लगता है कि क्यों ये किस लिए हमारे सर के ऊपर बिठा दिए गए हैं। मुझे तो सर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देख के यही लग रहा है। और मैं सर आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगी कि जो हमारे एडीडीसी सर है इनको उठा के कहीं पे और ले जाएं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रहे, यहाँ पे जो माहौल है वो ठीक नहीं रहेगा सर, यहाँ पे काम नहीं होगा सर। ठीक है। और सर मैंने कल भी डंगडूरू जहाँ पे मेरा पकड़डूल का प्रोजेक्ट मैंने काम बंद करवा दिया है। मैं आज से वहाँ कंटिन्यू धरने पे बैठूं, जब तक मेरे लोगों की पेमेंट्स नहीं होंगी, उनके इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, मैं वहाँ से नहीं उठूंगी। कितने घर ऐसे होंगे जी जिनकी जमीनें आई हैं और अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, जिसको लेकर आप इतना नियर अबाउट 1000 लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज से हैं। आरआर प्लान दिए गए हैं सर, बट 25 फैमिलीज ऐसी हैं जो लेफ्ट आउट हैं सर। लेफ्ट आउट भी इनकी वजह से ही रह गए सर, वो हमारी वजह से तो नहीं रहे। मतलब आप ही के ऑफिसर्स होंगे जो वहाँ वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, आप ही के ऑफिस से कोई गया होगा वहाँ पे, वो सर 25 घर इन लोगों ने छोड़ दिए सर। वो रो रहे हैं बेचारे अपने आरआर प्लान के लिए, बट बोल रहे हैं कि टाइम लगे। अभी तक एसडीएम की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उसके बाद सर डीसी सर के पास जाएगा, कितना टाइम, फिर सेक्रेटरीट में कितना रहेगा सर, कितना टाइम हमारे लोग वेट करेंगे सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी पूजा ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पूजा ठाकुर का मानना है, डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ है, उनका मानना है कि जनाब प्रोटोकॉल की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं, मुद्दों की लड़ाई है। और शायद एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इस बात को समझने से कासिर है कि जनाब एक सेट निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर चला है, जिस निज़ाम को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल आज से एक बार फिर धरना साइट पर बैठेंगी पूजा ठाकुर, डीडीसी चेयरपर्सन, जिनका मानना है कि पावर प्रोजेक्ट के तहत यानी पकड़डुल
पावर प्रोजेक्ट जो है उसके तहत अभी भी माकूल मुआवजा उन घरों को नहीं मिला है जो इस प्रोजेक्ट की जद में आए हैं। ईडीसी किश्तवाड़ को तब्दील करने का भी उनकी तरफ से मुतालबा, और गुलिस्तान न्यूज़ से बात कर रही थी पूजा ठाकुर जो कि डीडीसी चेयरपर्सन हैं, और हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा तरक्याती मंसूबे पर डिस्कस करने के बजाय यहाँ पर प्रोटोकॉल डिस्कस हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले वो बात कर रही थी। और इस बीच आपको बताएं कि इंतजामिया के फैसलों से अवामी नुमाइंदों में अगरचे नाराजगी कुछ इलाकों में और भी थी, लेकिन किश्तवाड़ से ये चीज़ें खुलकर सामने आई है। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, बात ज़रा यहाँ पर कुछ तरक्याती मंजरनामे की हो रही है तो मवासलाती निज़ाम के हवाले से भी करते हैं। हर ज़िले के अंदर इंटरनेट सहूलियात बेहतर होंगी, मवासलाती निज़ाम बेहतर होगा। इसके लिए वक्तन फ़क्तन इक़दाम उठाने और कई मुल्क के बाकी रियासतों से जम्मू कश्मीर तक कंपनियों के साथ टाई अप करने की बात सामने आई है। लेकिन इस बार जो वादा किया गया है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर ए के मेहता की तरफ से कि मार्च के महीने तक मवासलाती निज़ाम को मजीद बेहतर करके करीब जो 100 गांव इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी न किसी तरीके से लोग यहां पर इस खिदमत से महरूम रहे हैं, उन इलाकों के अंदर इंटरनेट सहूलियात पहुंचाई जाएगी। और 100 के करीब इन गाँवों को जोड़ने का, कनेक्टिविटी से जोड़ने का मकसद जो अव्वलीन तरजीह है कि इस साल में तमाम ऐसे गाँव को जो अभी तक किसी वजह से इंटरनेट से दूर रहे, ये सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा सकी, उन इलाकों को जोड़ा जाए। और ये कब हो रहा है? जब जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल के लास्ट हिस्से में गुरेज तक इंटरनेट सहूलियात गुज़श्ता महीनों के दौरान ये पेशरफ्त हुई है कि वहां पर भी इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाए जाएं। और उन एरियाज में जो आर्मी की तनसीबात के बहुत करीब गांव हैं उनको शामिल करते हुए इस फहरिस्त में तकरीबन 100 गांव लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक ऐसे हैं जहां अब भी ये सहूलत नहीं पहुंची है, लेकिन इस साल के मार्च और अप्रैल तक इस मंसूबे को हतमी शक्ल देकर इस प्लान पर काम मुकम्मल करने का अहद इंतजामिया कर रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के इतलाक के हवाले से जायजा मीटिंग हुई थी और उसी जायजा मीटिंग के दौरान रियासत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि आने वाले यानी साल 2022 के आखिर से पहले ये जो 100 गांव अभी भी है इनको मुकम्मल तौर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के दायरे में लाया जाए ताकि हर घर को इससे सहूलियत मिल सके। अब आज के दिन में ये आवाम को सहूलियत है मुख्तलिफ किस्मों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, लेकिन ये नेशनल हुकअप पर ये जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन आपने लिया गया था ये पूरे मुल्क के अंदर लिया गया था, जिसके तहत फाइबर बिछाई गई थी पूरे मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के हर गाँव के अंदर ये फैसिलिटी रहे, क्योंकि जियो टैगिंग से लेकर दीगर काम अब ऑनलाइन होने तो वहां पर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि इसका जायज़ा लिया गया और ये जो 100 गांव अभी भी लेफ्ट आउट्स हैं रवा साल के वस्त तक इसे मुकम्मल तौर पर पूरा करने के इक़दाम और अहकामात जारी कर दिए गए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोरोना ने किस तरीके से तबाही न सिर्फ जम्मू के अंदर मचाई है बल्कि वादी कश्मीर भी एक बार फिर सरफहरिस्त है। उसके साथ साथ आपको और कुछ अहम तरीन मामला बताएंगे कि किस तरीके से महकमे मौसमियात की पेशन गोई आई है और आगे चलते हुए आपको बताएंगे कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक 26 जनवरी के पेश नज़र क्या कुछ नए हुक्मनामे जारी हुए हैं। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद